जरा अदब से पेश आ। ए वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने को। ये वक्त ही तो नहीं बदल रहा, ये 2025 नहीं, ये काला काल है जो आपदा पे आपदा लाई जा रही है। सबसे पहले पहलगाम टेरर अटैक, फिर आता है अहमदाबाद का प्लेन क्रैश और अब ये फ्लड। 5 नदियों के होने के कारण नाम पड़ा पंजाब, लेकिन आज वही 5 नदियां पंजाब पर कहर बरसा रही हैं। ये पंजाब है भारत की शान, वो जमीन जो सिर्फ मिट्टी और पानी से नहीं बल्कि मेहनत और उम्मीद से बनी है। ये वो धरती है जिसके अन्न के दाने दाने में करोड़ों हिंदुस्तानियों की भूख मिटाने का वादा करता है। ये वो धरती है जिसे हम अन्न का कटोरा कहते हैं, लेकिन अगस्त 2025 में जो हुआ ये वादा पानी में डूब गया, अन्न का कटोरा आंसुओं का समंदर बन गया। ये कहानी है पंजाब के उस जल प्रलय की, उस महाविनाश की जिसने सब कुछ छीन लिया, लोगों का घर, लोगों का परिवार, लोगों की उम्मीद, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ निकल लिया। ये कोई आम फ्लड नहीं था, ये प्रकृति का कहर और इंसानी चूकों का एक भयानक कॉकटेल था। लेकिन सवाल ये है कि इसमें कुदरत का कहर कितना और कितना हम इंसानों का कसूर, क्योंकि हमने नदियों के रास्ते रोक रखे हैं, उनके किनारों पर घर बनाए हैं, जंगलों को काटा है और सोचा कि कुदरत हम सब यह सब सह लेगी। लेकिन हम गलत थे, हम पूर्णतः इसमें गलत साबित होते हैं, क्योंकि पंजाब में जो फ्लड आया, मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, रेड अलर्ट जारी हुए थे, बताया गया कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगस्त का महीना 25 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश वाला रहेगा। लेकिन चेतावनी अब फाइलों में दबी रह गई और इस प्रकार कोई काम नहीं हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो पहली फ्लड प्रिपरेशन मीटिंग होती वो मानसून के आने से महज 17 दिन पहले हुई। क्या ये लापरवाही नहीं? क्या हमारी ये भूल नहीं थी कि फ्लड प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 17 दिन का समय से पहले ही किया गया था? और फिर वो हुआ जिसका हमें डर था। डैम्स जो पंजाब की लाइफलाइन है वही मजबूरी बन गए। जब पहाड़ों पर हुई प्रलयकारी बारिश, पानी का इन डैम्स में जमा हुआ तो वो अपनी सीमाएं लांघने लगे। जो पोंग डैम है खतरे के निशानी को पार कर चुका था और फिर गेट खोल दिए गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ गेट खोलने की नहीं है, ये कहानी है टूटे हुए सिस्टम की, इन्वायरमेंट में छेड़छाड़ की और लोगों के जीवन से खेला गया सत्ता और भ्रष्टाचार की। क्योंकि पठानकोट में माधवपुर बैराज के 3 गेट जो है जाम हो जाते हैं और सैलाब के दबाव में टूटकर पूरी तरीके से तहस नहस और बह जाते हैं। जो फिरोजपुर में मनु माझी गांव के पास एक मिट्टी का भूसी बांध जो था वो भी टूट गया। ये कोई डैम नहीं टूटे हुए थे, ये सालों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के बनाए वो कमजोर बांध थे जो पानी का पहला थप्पड़ भी सही नहीं पाए। ये सिर्फ पानी नहीं था, यह एक दहाड़ता हुआ सैलाब था, एक ऐसा जल दैत्य दानव जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए दौड़ पड़ा। चाहे गांव हो, खेत हो, घर हो या फिर हमारे सपने हो, सब कुछ निगल लिया, खा लिया। अगर मैं गुरदासपुर के एक गांव की बात करूं या कहूं कि जो कभी गांव हुआ करता था, यह अब सिर्फ पानी है और पानी में डूबी हुई अनगिनत कहानियां और इंसानियत मरता हुआ और लोगों की उम्मीद मरता हुआ। आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। एक एक करके पंजाब के सभी 23 जिलों को डिजास्टर अफेक्टेड यानी आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया। ये आपदा 1988 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ थी। इसने 1655 से ज़्यादा गांव को जलमग्न कर लिया, अपने अंदर समा लिया और 3,55,000 से ज़्यादा लोगों की जिंदगी एक पल में बदल दी। 37 लोगों को ये सैलाब हमेशा के लिए निगल लिया, खा लिया। करीब 20,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा। सवाल ये उठता है कि अचानक इतना पानी आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ भगवान का कहर था या इसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है? जब हमने इसकी गहराई में रिसर्च की तो देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट ने जो कहा वो आपको हिलाकर रख देगा। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर था। ये उन गलतियों का नतीजा था जिन्हें सालों से अनदेखा किया जा रहा था। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि भाखड़ा और पोंग जैसे बड़े डैम्स को मैनेज करने में
बड़ी लापरवाही हुई। मौसम विभाग की वार्निंग के बावजूद डैम्स में पानी को आखिरी लिमिट तक रोका गया और जब खतरा सर पार आया तो डैम्स के दरवाजे एक साथ खोल दिए गए। ये पानी नहीं, एक साथ मौत छोड़ी गई थी जिसने नीचे के इलाकों में एक आर्टिफिशियल सुनामी ला दी। अगर पानी समय पर धीरे धीरे छोड़ा जाता तो शायद पंजाब बच जाता। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है जो हमने नदियों का गला जो घोटा है, सालों से पॉलिटिकल और बिल्डर माफिया नदियों के किनारे उनके नेचुरल रास्ते जो फ्लड प्लेन्स पर अवैध कब्जा कर रखा है, जब पानी आया तो उसे फैलने का जगह नहीं मिल पाया और वो गांव और शहरों में घुस गया और पूरी तबाही मचा दी। जो आप पंजाब के लोगों से जान सकते हैं, वहाँ की विभत्स दृश्य को देखकर जान सकते हैं। ये इंसानी लालच ही था जिसने की आपदा को इतना भयावह बना दिया। हम इंसान ही हैं, नेचर से छेड़छाड़ करके अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। और वो ज़मीन पंजाब की वो भूमि जो लाखों करोड़ों लोगों का पेट भरती थी, वो आज कुछ जलमग्न हो गई और लोगों को अपने अंदर समाहित कर दिया। करीब मैं बताऊं आपको, करीब 3,75,000 एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसल जो थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। धान की वो फसल जो कुछ ही हफ्तों में कटने वाली थी, अब पानी के नीचे पूरी तरीके से सड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं था, ये एक किसान की साल भर की मेहनत, उसके बच्चों का भविष्य का नुकसान था जो इस जल प्रलय ने अपने अंदर पूरी तरीके से समाहित कर लिया। इस भयानक मंजर के बीच जब सरकारी तंत्र हरकत में आने में वक्त लगा रहा था, तब इंसानियत ने मोर्चा संभाला। आर्मी, एनडीआरएफ और बीएसएफ के जवान देवदूत बनकर उतरे। 22 एनडीआरएफ टीमें, सेना के 12 कॉलम और 30 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन वार फुटिंग पर चल रहा था। लेकिन सरकारें दिल्ली और चंडीगढ़ में फंड्स पर बहस कर रही थी। पंजाब सरकार केंद्र से 60,000 करोड़ के बकाये की मांग कर रही थी और किसान जो है 6,800 की जो मुआवजा राशि है, 6,800 रुपये प्रति एकड़ की जो मुआवजे की राशि है, उसको एक क्रूर मजाक बता रहे थे। लेकिन इस तबाही में सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरी वो थी खालसा एक्ट जैसी संस्थाएं। ये वो लोग थे जो किसी सरकारी आदेश का इंतजार नहीं कर रहे थे। पंजाब में एक कहावत है, सर्वदा भला, इसका मतलब है सबका भला। इस सिद्धांत पर चलते हुए उनके वॉलंटियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर उन इलाकों में पहुंचे जहां पर पहुंचना नामुमकिन था। उन्होंने गुरदासपुर के एक स्कूल में फंसे 500 से ज़्यादा बच्चों को सुरक्षित निकाला, या फिरोजपुर के गांवों में राशन और दवाइयां पहुंचाना हो। खालसा एड की नारंगी पगड़ियां हर जगह नजर आई, जहां जहां परेशानी थी वहां वहां नजर आई। उन्होंने हजारों एकड़ खेतों में पानी निकालने के लिए डी वाटरिंग सिस्टम लगाए ताकि किसान अपनी जमीन पर लौट सके। ये सिर्फ राहत नहीं थी, ये डूबते हुए पंजाब को दिया गया हौसला था। एक ऐसा हौसला जो भयानक विनाशकारी बाढ़ से लड़ने का हौसला देता है, हमें हिम्मत प्रदान करता है। जब सिस्टम धीमा पड़ा तो समाज जागा, गुरुद्वारों के लंगर 24 घंटे चलने लगे। पंजाब का जज्बा था जो सैलाब के सामने भी नहीं टूटा। सलाम है उन पंजाब के निवासी जो इस आपदा से लड़ रहे हैं। आज पानी उतर रहा है, लेकिन अपने पीछे जो तबाही के निशान छोड़ गया है वो शायद कभी नहीं मिटेंगे। घर दोबारा बन जाएंगे, सड़कें भी शायद दोबारा बन जाएगी, लेकिन उन दिलों का क्या जिनमें इस सैलाब ने हमेशा के लिए एक डर भर दिया? उस किसान का क्या जो आसमान पर देखकर बरसात होने की गुहार लगाता था, अब आसमान में बादल देखकर भी कांप उठता है। ये प्रलय एक आईना है, ये हमें दिखा रहा है कि जब हम कुदरत से खिलवाड़ करते हैं, जब हम विकास के नाम पर विनाश को न्योता देते हैं, तो अंजाम कितना भयानक होता है। सवाल ये नहीं है कि ऐसी आपदा दोबारा आएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखेंगे या फिर हम एक और डूबते हुए सवेरे का इंतजार करेंगे। पंजाब आज फिर उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ मदद का नहीं है बल्कि अकाउंटेबिलिटी का है। उन लापरवाहियों का जिम्मेदार कौन है? उन टूटे हुए डैम्स का हिसाब कौन देगा? उन बर्बाद हुई जिंदगियों की कीमत कौन चुकाएगा? ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि पंजाब की चीख है। इस चीख को दबने मत देना। इस वीडियो को शेयर करें, सवाल पूछें और पंजाब के लोगों के साथ खड़े रहें, क्योंकि आज अगर पंजाब डूबा है तो कल बारी की और की भी हो सकती है। इस पर विचार करो और पंजाब दान कोष में दान करो और लोगों के दुखों को बांटो।
ये समय हमारे साथ खड़े होने का है, ये समय एकजुटता का है, एकजुटता से आपदा का सामना करने का है। मैं जो है नहीं कहूँगा और फिर जो है मैं अपनी जो आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप पंजाब वासियों के साथ, क्योंकि ये कल भी हमारे साथ होता है, तो पंजाब वासियों के साथ आप लोग खड़े रहें ताकि और उनकी मदद करने के लिए खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय आदिवासी।